अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे कैचअप क्रिकेट में मेहमान हैं शुएब जट साहब। जट साहब, आपसे बगैर किसी तमहीद के सवाल ये है कि उमर अकमल, कामरान अकमल, अहमद शहजाद आपके फेवरेट्स हैं। ऑन द अदर हैंड जो है वो बाबर आजम के जो है वो अक्सर आप उनके अगेंस्ट पोस्ट करते रहते हैं, वो स्लो रन रेट से खेल रहे हैं और कप्तानी का इशू है और जिस तरह भी है। तो सबसे पहले ये जट साहब के ये उमर अकमल ने 84 मैचों में 122 के स्ट्राइक रेट से खेला है। कामरान अकमल ने 58 मैचों में 119 के स्ट्राइक रेट से खेला है। अहमद शहजाद ने 59 मैचों में 114 के स्ट्राइक से खेला। बाबर आजम एज एन ओपनर 131 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है कि जो तीन आपने नाम लिया उसमें से गालिबन सिर्फ अहमद शहजाद ओपनर है, ना उमर अकमल ओपनर है, ना कामरान अकमल ओपनर है। और मैं किसी की साइड नहीं लेता। तो मुझे अच्छे से याद है कि उमर अकमल का हैदराबाद का स्कैंडल जो है वो मैंने ब्रेक किया था। उमर अकमल की दो तीन स्टोरीज जो है वो मैंने ब्रेक की थी। अगर मैं फेवर में होता तो फिर मैं वो चीजें छुपा लेता। मुझे अच्छे से याद है। बाकी क्रिकेटर्स भी कई हैं जिनकी आज मैं बात करता हूँ माजी में, मैं उनके मुतालिक जो है वो चीजें भी सामने लाता रहा हूँ। ये चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मेरा बाबर के साथ कोई मैच है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि बाबर को जब अजहर अली को हटा के बाबर अली को कप्तान बनाने की बातें थी तो उनमें सबसे ज्यादा बोलने वाला मैं था। और ये मैं मुंह से नहीं कह रहा, आप जाएं मेरे सोशल मीडिया को चेक कर लें या उस जमाने की मेरी टीवी चैनल की वीडियोस देख लें, मैं सबसे ज्यादा बात करता था। हम करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, जो आज का अफेयर चल रहा है। आज का अफेयर ये है, खैर आज में तो उन्होंने सेंचुरी बना दी है, बड़ी अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद भी दूंगा उन्हें। मैं ओवरऑल इस एरा की बात कर रहा हूँ कि इस 1 डेढ़ साल में उनकी ओपनिंग, उसका स्ट्राइक रेट, उनका मोमेंटम, इससे बात होती है, होती थी, आगे भी होती रहेगी। जिस तरह आज उन्होंने बारी ली है, अगर ऐसी बारियां लेते रहेंगे तो मैं ही होऊंगा सबसे ज्यादा तारीफें कर रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि बाबर से मेरा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है। बस ठीक है, जब अच्छा करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, और जब अच्छा नहीं करेंगे तो तब मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा उसमें। अच्छा, आपको थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि जो कामरान अकमल हैं, उन्होंने जो है वो बेसिकली आधे से आधी इनिंग्स अपनी एज एन ओपनर जी खेली। जी ठीक है। जी 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 जी। उसके अलावा अहमद शहजाद बड़े हमें मतलब फ्लैम्बॉयंट ओपनर रखते हैं, क्योंकि T20 में ये होता है कि जो बैक एंड पे है आपका फिनिशर, आखिरी 5-6 ओवर में आपका स्ट्राइक रेट जनरली 170-60-70 का होता है। दैट्स व्हाई द टीम्स मूव अलोंग। अब जिस तरह हमारे अब्दुल रज़ाक ग्रेट थे, ठीक है, उनका 122 का स्ट्राइक रेट है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बाबर ने हमारी टीम को इतना कंसिस्टेंट बना दिया है। कंसिस्टेंट मीन्स के बाबर एवरेज उनकी 40 से ऊपर है, स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर उनका 130 से ऊपर है, विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है। तो अब इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो हमारे पास कोई ऐसे बैट्समैन है नहीं जो अच्छी एवरेज के साथ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। तो आपको लगता है कि बाबर ने जिस तरह रैश शॉट खेली पहले मैच में, वो इसी तनकीद का नतीजा है कि लोग उनको तनकीद कर रहे हैं कि भाई पावर प्ले में वो तेज नहीं खेलते? आपको लगता है कि इसकी वजह से कौम का नुकसान हो सकता है? मुझे तो ये भी लगता है कि इस मैच में भी उनका कैच जो है वो कीपर अगर ना छोड़ता तो शायद जो है ना मुश्किल हो जाती। देखिए, आपने जो हवाला दिया है कामरान अकमल का, शुक्रिया कि आपने वो हवाला दे दिया, मुझे करेक्ट किया। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि उस जमाने में T20 में रन कितने बनते थे? क्या वो इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली T20 थी? नहीं, उस जमाने में 140, 145, 160 बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर समझा जाता था। तो आप समझे, मॉडर्न डे क्रिकेट में 180 प्लस स्कोर बनते हैं। उस जमाने में जब अहमद शहजाद और कामरान अकमल पाकिस्तान टीम में थे तो उस जमाने में 140 150 के दरमियान अच्छा स्कोर समझा जाता था। जब स्कोर की रेंज बढ़ी तो फिर स्ट्राइक रेट की भी रेंज बढ़ गई, फिर एवरेज की भी रेंज बढ़ गई। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं। मैंने पहले कहा था, आज के दौर में बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये लोग समझते हैं, वो तनकीद नहीं, वो फैक्चुअल बात है कि जब आपके स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा तब बात होगी, जब आप अच्छा खेलेंगे तो हम तालियां बजाएंगे। ये मैं ताली बजा लेता हूँ कि आई बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, कप्तानी की, आखिर में जाके अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 गेंदों में उनको 9 रन दरकार थे, फिर उन्होंने 2 चौके भी मारे। तो अच्छी बात है, जब आप अच्छा करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। जी सती भाई, एक सवाल मेरा। वेलकम टू द प्रोग्राम शुएब भाई। थैंक यू मैं सर। आपकी जब देखता हूँ ऑनलाइन तो मुझे एक रिजेम्बलेंस लगती है। एक तहसीन जावेद हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर थे, बड़े मेरे बिल्कुल। फेवरेट सिंगर है। तो कभी मैं देखता हूँ जिस तरह लोग रिजेम्बलेंस करते हैं ना कि कवर ड्राइव कोहली का है या बाबर का, किसका अच्छा है। तो बिल्कुल आपकी रिजेम्बलेंस मुझे उनके साथ लगती है और बड़े मेरे फेवरेट सिंगर है तहसीन जावेद। चले, चलिए मैं क्रिकेट की बड़ी बात मेहरबानी करता जी। हूँ। जी जी। क्रिकेट की बात करता हूँ कि ये जो एक क्रिटिक होते हैं, मतलब एक सहाफी होते हैं जिनका काम है कि मुश्किल सवाल पूछना प्रेस कॉन्फ्रेंस।
तो यकीनन जैसे ही एक पॉलिटिकल फिगर आता है, हमारे पॉलिटिकल अपॉइंटेड होते हैं पीसीबी वाले, तो एक जर्नलिस्ट का भी ग्रुप उनके साथ होता है, जो उनके साथ दौरे भी करता है, जो उनके साथ बायत अंदर भी जाता है, जो उनके फेवर में रहता है, जिनको वो इंटरव्यू भी देते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज भी देते हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि अभी पॉलिटिकल हमारे चेंज हुए हैं, तो आप पहले वाले में थे कि अब वाले में हैं, और आप बाबर से सवाल करते हैं मुश्किल, तो फेम हासिल करने के लिए करते हैं, या आप किस दूसरे ग्रुप में? चलिए, ये भी आपने अच्छा कर दिया। एक जर्नलिस्ट का जो सवाल होता है वो फेम के लिए नहीं होता, मैं ये समझता हूँ। एक जर्नलिस्ट, जो ट्रू जर्नलिस्ट होगा, उसका सवाल वो होना चाहिए जो अवाम के जहन में है। अब अवाम, मिसाल के तौर पे हम एक छोटे पैरामीटर पे चले जाते हैं कि एक 100 लोगों का मजमुआ है। उन 100 लोगों के मजमुए में हो सकता है 50 लोग फेवर में हो, 50 लोग अगेंस्ट हो। ये भी हो सकता है कि 70 लोग फेवर में हो, 30 लोग अगेंस्ट हो। तो 70 लोगों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें 40-45 जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। 70 लोगों की रहनुमाई क्या होती है, 70 लोगों की क्या है? आवाज, एक 70 नहीं, लोगों की एक आवाज है जी। 70 लोगों की रिप्रेजेंटेशन अगर एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट कर रहा है, तो जी। उसमें कोई 2-4 जर्नलिस्ट वो भी होने चाहिए जो 30% जो अगेंस्ट है वो ओपिनियन भी लेकर आए। तो ये मेरा मामला है कि मैं वो सवाल लेके आता हूं जो आवाम के जहन में होता है, जो कड़वा सवाल होता है। आप भी अगर किसी बैठक में बैठते होंगे, या आप माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं तीनों मिलके, एक न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, तो आप लोग जब बैठ के प्रोग्राम करते हैं तो आपने भी वो क्या कहते हैं, ओपिनियन का डिफरेंस होता है ना। तो इसी तरीके से जो ओपिनियन आवाम के जहन में है, उसमें मैं वो वाली बात करता हूँ जो कड़वी है। बहुत सारे जर्नलिस्ट वो बात करते हैं जो मीठी है, तो जो मीठी जर्नलिस्ट बात करते हैं उनको कहा जाता है ईमानदार जर्नलिस्ट। जो कड़वी बात करते हैं उस जर्नलिस्ट को आप इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल, लगाते इल्जाम, वो आपका काम है, जो मेरा काम है मैं करूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आप उस टाइम आपने बात की कि वो स्लो के साथ खेलते हैं, मेरे दिल की आवाज भी वही थी। और मैं कह रहा था कि जितने लोग बैठते हैं वो उनसे पूछते क्यों नहीं है? जब तक हमें के ऊपर से हम हिटर भेजेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि 50 बाले 50 रन, विकेट एक गिरी हुई और एंड में मारे, कभी लग गई तो हम जीत गए, नहीं लगी तो हम हार गए। मैं भी यही चाहता था, पर ये मैं पूछना चाहता था कि ये क्या कोई डिवीजन नहीं है, मतलब ऐसी जर्नलिस्ट में जो पूछने वाले और जो उनके फेवर वाले और अलहदा वाले, कुछ ऐसा ऐसी बात नहीं। चले, थैंक यू, नहीं, आपने बिल्कुल क्लियरफाई किया। नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक और क्लियर करूँ, बिल्कुल जी। यहाँ पर है, डिविजन्स हैं, ये कड़वा सच है जो मानना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो वो क्या कहते हैं, चापलूसी करते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो बस ऐसे ही खामोश रहते हैं, हाजिरी के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो करीब होने के लिए तारीफें करते हैं, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बकौल आपके कि वो फेम हासिल करने के लिए तनकीद करते हैं। लेकिन कुछ एक आधे जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं कि वो सवाल पूछते हैं, उसके मुकाबले में उन्हें पता नहीं कितनी कितनी मुगलिजात सुनना पड़ती हैं, क्या क्या उनको गालियां सुनना पड़ती हैं, लेकिन वो अपनी लाइन पे स्टिक रहते हैं। और वो मेरी लाइन है, और वो लाइन है पाकिस्तान की जीत। उसके लिए देखे, मैंने कत्ल की धमकियां सुनी, मैंने गालियां सुनी, मैंने पता नहीं क्या क्या जो है वो बर्दाश्त किया, प्रेशर, लेकिन मैं अपनी लाइन पे स्टिक हूँ। मेरी लाइन पाकिस्तान है। जब बाबर पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे मैं तारीफ करूंगा, जब बाबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, अच्छा नहीं खेलेगा मैं तनकीद करूंगा। अच्छा शोएब भाई, वेलकम टू द शो। आप द मोस्ट नोटोरियस सहाफी हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के। थैंक यू। फेमस तो वैसे नहीं कह सकता कि अब ज़ाहिर है फेमस है नहीं, फेमस है नहीं, बल्कि आप नोटोरियस हैं। तो नोटोरियस में आपको लिखा जाता है घामड़ है, जाहल है, बदतमीज है, अनपढ़ है। कैसा फील करते हैं? देखिए, जो लिखने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा लिख जाते हैं। आपने, चलो अच्छी बात है कि 3-4 बातें जो है ना वो बताई हैं जो लोग लिख रहे हैं। अगर आप सारे पढ़ रहे हो तो आप तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। आई डोंट नो कि आपके प्रोग्राम में वो बातें ऑन एयर हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती। लोगों ने जो कहना वो कहते रहे। आप मेरी मुस्तकिल मिजाजी देखें कि मैं अपनी मुस्तकिल मिजाजी पे कायम हूँ, और मेरी मुस्तकिल मिजाजी है पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की बेहतरी। अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करने पे मुझे जाहिल कहा जाए, मुझे गामड़ कहा जाए, मुझे अनपढ़ कहा जाए, मुझे एजेंडा कहा जाए, मुझे लिफाफा कहा जाए, मुझे कुछ भी कह दें आप, वो आपका मामला है। आप जो भी कहते हैं मुझे जवाब आखिर में जाके देना है अल्लाह को। वहां मैं बता सकता हूँ कि जी मैंने जो काम किया वो मैंने बड़ी ईमानदारी से किया। मैंने जो भी काम किया वो काम मैंने ईमानदारी से किया। मेरा फील्ड जो था, ब्रेड एंड बटर था, वो जर्नलिज्म था। तो जर्नलिज्म में मैंने ईमानदारी करनी थी। फिर मैंने ये नहीं देखा कि अगर मैं ये बात ईमानदारी से करूंगा तो मुझे बदले में क्या क्या सुनने को मिलेगा। मुझे तो ये तक कहा गया कि तुम्हारी लाश गटर से मिलेगी,
तुम्हें देखते ही गोली मार देनी चाहिए, जो शोएब जट को जो कत्ल करेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। मुझे याद है कि आप ये भी बता दूं कि मैं तो साइबर क्राइम में भी चला गया, FIA में भी चला गया, आज तक मेरी वहां पे FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी, ठीक है। मुझे एक ही मामला है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं ईमानदारी से करूं। तो फिर आपका थैंक यू कहूंगा कि आपने सिर्फ जाहिल, गामड़, अनपढ़ यही कहा या यही कहा। आप बाकी पढ़ते तो यकीनी तौर पे आप पूछते हुए सोचते कि मैंने पूछना है कि नहीं। हाँ जी, मैंने उसमें से काफी सारे सेंसर कर दिए थे लफ्ज, लेकिन इसके बावजूद अच्छा शोएब भाई ये भी तो मसला है ना। अब आप कह रहे हैं जी मैं जो भी करता हूँ वो पाकिस्तान के लिए करता हूँ, टीम के लिए करता हूँ, तो कौन सा सहाफी ऐसा है जो कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं करता, या मेरी सहाफत पाकिस्तान से बाहर है, या मेरा कोई एजेंडा है। जिससे भी बात करूंगा आप इसी वक्त ये इंटरव्यू किसी और के पास उठा के ले जाए, वो कहेगा जनाब सबसे ईमानदार तो मैं, पाकिस्तान की बेहतरी जो मैं चाहता हूँ शोएब जाट तो चाहता ही नहीं है, शोएब जाट तो किसी और के एजेंडे पे कर रहा है बात। तो हम किसकी बात माने, आपकी या उनकी? देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप इस टाइम किसी मुजरिम को भी उठा लेंगे तो वो भी कहेगा कि मैं बेकसूर हूं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन अल्लाह ने आपको भी तो शऊर दिया है। आपकी तो बात जो है ना वो समझ आनी चाहिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, एक काले की बात कर रहा है, एक सफेद की बात कर रहा है। तो इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज ब्लैक व्हाट इज व्हाइट। ये तो आपने परखना है कि भाई ये जो बात कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी मंशा साहब को मैं फिर थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने ये बात मान ली, बड़े जर्फ के मालिक है कि जी मेरे जहन में भी ये सवाल होता था स्ट्राइक रेट वाला, तो उनके जहन की तर्जमानी मैंने कर दी। मैं जिसके जहन की तर्जमानी कर रहा हूँ उसको मैं अच्छा लग रहा हूँ, जिसके जहन की तर्जमानी में नहीं कर रहा उसको लग रहा है कि जी ये तो अपने आप को ईमानदार कहता है, इससे बड़ा तो बेईमानी कोई नहीं है। तो भाई आपका दिमाग का फतूर मैं नहीं सही कर सकता, और मेरे जो मिशन है उससे आप मुझे नहीं हटा सकते। आप अपना शौक पूरा करें, मैं अपना शौक पूरा करूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा जैसा अब आपसे मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सवाल है, और एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आई एम श्योर कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ ह्यूज थिंग। आप अभी आपने ज्वाइन किया था ARY, ठीक है, तो ARY इज अलाइंड विद कराची किंग्स, वी ऑल नो दैट राइट। तो अभी जो है वो जिन प्लेयर्स को आप जरा ज्यादा प्रमोट कर रहे थे वो दो थे। अगर मैं उनके नाम लूं तो इमाद वसीम जो बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन बॉलिंग उनकी इस साल इतनी अच्छी नहीं रही PSL में, और उसके अलावा मोहम्मद आमिर। तो इमाद वसीम को बाद में टच करेंगे, पहले मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं। सही है कि वो ऑब्वियसली कराची किंग्स से खेल रहे थे और बाबर ने कराची किंग्स छोड़ी है, ठीक है। तो ARY वाले आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शायद नाला हो, आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा अब ऑब्वियसली आमिर का जो है वो बड़ा अप एंड डाउन सा जर्नी रहा है, पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टेन भी लगाया उनकी, जो शुरू में उनका जो स्पॉट फिक्सिंग का हुआ, उसके बाद आए, एक कोच से लड़ाई हुई, दूसरे कोच से लड़ाई हुई, रिटायरमेंट ले ली, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, फिर व्हाइट बॉल से रिटायरमेंट ले ली। तो ओवरऑल अगर हम देखें आमिर को, सही है, तो ही इज डन मोर बैड फॉर पाकिस्तान देन गुड। क्या वो सिर्फ आप उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कराची किंग्स के और इट इज अलाइन्ड विद योर एम्प्लॉयर्स? पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ARY से प्रोफेशनल इदारा मैंने नहीं देखा। जहां जहां मैंने काम किया है ARY इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, और वो ऐसी बेईमानी की बात कर ही नहीं सकता, ना सोच सकता है। उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और वो पॉलिसी है पाकिस्तान को ग्रो करवाना, पाकिस्तान को आगे बढ़वाना। तो मुझे किसी किस्म की कोई लाइन नहीं मिली हुई, किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं है जो लोग बात कर रहे हैं। ARY हमेशा बेहतरी की बात करता है, मुल्क की बेहतरी, चाहे वो पॉलिटिकल उसके जरिए हो, रिपोर्टिंग के जरिए या स्पोर्ट जर्नलिज्म के जरिए। तो वहां पे तो ये सोचना भी बेवकूफी होगी। अब बात आ जाए मोहम्मद आमिर पे। क्या मोहम्मद आमिर बुरा बॉलर है? आप अपनी टीम को देख लें, वहां पे क्या मोहम्मद आमिर की जगह नहीं बनती? आप बात अगर करते हैं कि मैं मोहम्मद आमिर को बहुत ज्यादा फेवर करता हूं, दुनिया का कौन सा खिलाड़ी है जो मोहम्मद आमिर को जो है वो हाई रेट नहीं करता? ऑल्दो मोहम्मद आमिर के एक दो पीछे जो है वो सीजन तो नहीं, एक दो इवेंट में बेहतर नहीं रहे, लेकिन 4-5 इवेंट में अच्छे भी तो रहे हैं, वो भी आपको देखना होगा। इस PSL में आप देखें जब मीर हमजा अनफिट हो गए कराची किंग्स के, तो उसके बाद जो मोहम्मद आमिर है उनको दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिलती रही, जो फॉरनर उनके बॉलर से वो अपना इंपैक्ट नहीं डाल सके। लेकिन उसके बावजूद आप आमिर के स्पेल्स निकाल लें, क्या वो स्पेल्स ऐसे नहीं थे जिसमें उनकी तारीफ की जाए? क्या आमिर की जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही? आप लोग क्यों ये जहन से निकाल देते हैं कि ये वर्ल्ड कप का साल है भाई, और वर्ल्ड कप इंडिया में होना है? जब इंडिया में जाके आपने वर्ल्ड कप खेलने, आप बताएं ना कितने बॉलर हैं आपके पास 50 ओवर की क्रिकेट के? 10 ओवर का कोटा जिन्होंने करना है वो कितने बॉलर हैं आपके पास?
इम्पैक्ट बॉलर, देखें बॉलरों का जुम्मा बाजार होता है हर मुल्क के पास, सही है ना। अब न्यूजीलैंड को देख लें आप, उनके पास भी बॉलरों का जुम्मा बाजार है, लेकिन उनके मेन खिलाड़ी नहीं है, तो उनकी टीम कहां पे खड़ी है। अगर सेटनर यहाँ पे होते तो आज यकीनी तौर पर मुश्किल में भी पाकिस्तान पड़ सकता था, लेकिन बहरहाल या उससे पहले जो है वो बाकी टीमों के जब BOC स्ट्रेंथ आती रही तो मेन बॉलर उनके नहीं थे, तो कितना उनके जो है ना इम्पैक्ट डाल रहे थे बाकी। तो बाबर का इसका मोहम्मद आमिर का यही मसला है कि जब आप 50 ओवर की क्रिकेट में जाएंगे आपको वहां इम्पैक्ट बॉलर चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम लोगों के लिए अपनी आर्म्स ओपन करने चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड का जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो फिर हम उनको अंडर कंसिडरेशन ला सकते हैं। तो इट्स प्योरली नाउ आमिर डिसीजन कि वो अपनी रिटायरमेंट कब वापस लेते हैं, क्या वो एग्रीड हैं, क्या वो तैयार हैं कि वो वनडे क्रिकेट में वापस आ जाए, या फिर वो T20 पे फोकस करना चाहते हैं। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। थोड़ा सा बात आपकी काट रहा हूँ, सॉरी, बड़े सख्त किस्म के सवाल पूछते हैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अब ये सवाल ये है कि ऑब्वियसली हम भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हम ओवरऑल देखते हैं, प्लेयर की फिटनेस देखते हैं, प्लेयर किस रिदम में बॉल कर रहा है। अब आई डोंट नो, यू माइट बी अवेयर, आमिर ने पिछले 4 साल में 50 ओवर की क्रिकेट खेली नहीं, लिस्ट क्रिकेट उन्होंने 4 साल में नहीं खेली, ठीक है। वर्ल्ड कप का साल बिल्कुल सही है, आपकी आपने अपनी इंटेंशन क्लियर बता दी कि भाई यू थिंक पाकिस्तान नीड हिम, राइट। तो अगर मैं उससे फॉर एग्जांपल से काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये देता हूँ कि 2019 अक्टूबर में लास्ट टाइम उन्होंने वनडे मैच खेला है, लाइक 50 ओवर लाइक लिस्ट डे मैच खेला, ठीक है। शाहिनशाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये सारे जितने बॉलर एहसानुल्लाह वगैरह, ये रेगुलरली 50 ओवर की क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर खेल रहे हैं, ठीक है। 4 डे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो अब हमारे पास नसीम शाह भी है, हमारे पास नसीम शाह ने 5 मैचों में 18 आउट किए हुए हैं, ठीक है। एहसानुल्लाह आ गया, मतलब ये कि हमारे पास 6 फास्ट बॉलर्स हैं, सही है। तो आपको लगता नहीं है कि आमिर जो 4 साल से वनडे खेले ही नहीं हुए, सही है, और उनके थोड़े से इश्यूज भी हैं ऑब्वियसली, लीडरशिप ग्रुप के साथ जो बाबर भाई के साथ थोड़े बहुत इश्यूज भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो मतलब आप जो उसके लिए बिल्ड कर रहे हैं कि ये शायद उसको वर्ल्ड कप में लिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि वैसे भी शायद पाकिस्तान को जरूरत ना हो उनकी? भाई आपके आंसर से पहले, आपके आंसर से पहले मैं इसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं ताकि आप एक ही दफा जवाब दे दें कि जो जब फिटनेस लेवल कम होती है उन्होंने टेस्ट खेलने से मना किया और वो छोटी क्रिकेट की तरफ आते जाते हैं, टेस्ट छोड़ देते हैं, वनडे छोड़ देते हैं, थोड़ा खेलने अभी आपने इम्पैक्ट की नहीं, जैसे रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे तो अभी आप देखेंगे जिस तरह इम्पैक्ट की आपने बात की, शायद BPL से IPL में इम्पैक्ट प्लेयर आया, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाए, शायद 2020 में वो इम्पैक्ट के प्लेयर के तौर पे 2 बॉलिंग कर सकें 2-4 ओवर। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो बड़ी क्रिकेट से खुद पीछे हटे हैं फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन सती साहब और मंशा भाई, आप लोग माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी हैं, क्रिकेट में मुझसे ज्यादा बेहतर निगाह रखते हैं, ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि अभी जिस तरह सती भाई कह रहे हैं कि जी 2019 के बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट खेली नहीं, आप मुझे बताएं वनडे क्रिकेट की दुनिया में कहाँ लीग होती है? जो क्रिकेट की लीग हो रही है वो वहां पे खेल रहे हैं। वनडे से जब उन्होंने अपने आप को कंडीशनल, मैं फिर आपको बताऊं, एहतजाजन रिटायरमेंट ली, तो आपने कौन से डोमेस्टिक सीजन में उनको कहा कि आओ जी हमारा ये वनडे कप खेल लो? आपने उनको खिलाया नहीं, उसने खेला नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बंदे को आप मौका ही नहीं देंगे तो वो क्या खेलेगा? और दूसरी बात ये कि जब आप T20 की बुनियाद पे लड़कों को टेस्ट कैप दे सकते हैं वनडे को जंप करा के, तो क्यों नहीं आमिर को T20 में लाके टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये वनडे के लिए सूटेबल है या नहीं, और फिर आप वर्ल्ड कप खेलने, ऐसा नहीं है कि बैग उठाना सुबह वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपने अभी जो है वो 2-3 सीरीज बीच में खेलनी है, एशिया कप खेलना है वनडे का, तो उसमें पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर दमखम होगा तो वर्ल्ड कप में जाके इम्पैक्ट डाल देगा। और बकौल आपके के T20 में 2-4 बॉलों का इम्पैक्ट नहीं है, 2-4 ओवरों का इम्पैक्ट बॉलर की अगर 4 बॉलें भी इम्पैक्ट वाली हो गई तो 4 टीमें उतर जाती हैं, और 4 खिलाड़ी उतर जाते हैं, तो आधी टीम तो उसने वैसे ही नहीं उठा दी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इम्पैक्ट बॉलर आपको चाहिए। शाहिनशाह अफरीदी अगर आपको शुरू में विकेट लेके नहीं देता तो वो आखिर में स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है, ये आपको मानना होगा। आपका हारिस रऊफ माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि 2 मैचेस में गालिबन 7 आउट उन्होंने कर दिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे मैचेस में हारिस रन ज्यादा देता है, विकेट नहीं लेते। इसी तरीके से बाकी भी आपको देखना होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जो हुई है, उस सीरीज में आप देखें, आप पेस बैटरी के साथ गए हैं, आई मीन के फायरी पावर था आपके पास, उनके पास फायरी पावर नहीं था, फिर भी आप मुश्किल में पड़े। तो आपको ये समझना होगा, जब आप इंडिया में जाके खेल रहे होंगे, इंडियन ट्रैक्स को देखें, फिर वहां पे अगर आपको दूसरी बारी में बॉल करना पड़ गया, तो वहां पे इतनी होती है, बॉल का क्या हाल होगा।
फिर वहां पे जो टीमें आएंगी वो कोई बायलैटरल सीरीज खेलने नहीं आएंगी, वो कोई अपनी सी टीम के साथ नहीं आएंगी कि जी मेन टीम कहीं पे लगा दो, सी टीम यहाँ पाकिस्तान में भेज दो, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगी। ये वर्ल्ड कप है, T20 नहीं है जहां पे ऐसे मैच खत्म हो गया। ये सेशन टू सेशन 50 ओवर की क्रिकेट है भाई, समझने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं, वहां पे एक्सपीरियंस दरकार है, वहां पे इम्पैक्ट दरकार है। वो 4 बॉलों का इम्पैक्ट हो, 40 बॉलों का इम्पैक्ट हो, वहां पे दरकार है इम्पैक्ट के बगैर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, वर्ल्ड कप के अगले मरहले तक नहीं जा सकते। 2022 का वर्ल्ड कप मत भूलें। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान टीम फाइनल खेली, उसमें हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मत भूलें कि जनूबी अफ्रीका को हॉलैंड ने हरा दिया। अगर जनूबी अफ्रीका को हॉलैंड ना हराता तो क्या हम अगले मरहले में जाते? इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद समझना होगा। एशिया कप में 55 रन पे आप उनकी आधी टीम उड़ा देते हैं श्रीलंका की, उसके बाद वो आपसे मैच जीत जाते हैं, तो ये क्या है? ये आपको समझने की जरूरत है। सिर्फ इसी पे ढोल ना पीटे कि जी हमने फाइनल खेल लिया, फाइनल खेल लिया। ओ भाई, टीमें फाइनल खेलने नहीं आती, फाइनल जीतने आती हैं। ये कब हमारी कौन समझेगी? कब हम तक इसको ही जो है ना रोते रहेंगे, इसी का राग लाते रहेंगे कि जी हम तो अगले मरहले में चले गए, हमने फाइनल खेल लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हमने टाइटल कौन सा जीता भाई? अल्लाह का वास्ता मुझे बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपने कौन सा टाइटल जीता हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान को आपने दीवार के साथ लगाया, बाकी भी जो खिलाड़ी थे जो टीम में खड़े होकर बात कर सकते थे कि जी ऐसा होगा, उन सबको साइड पे लगा दिया गया। अपना रिजीम कायम करने के लिए बस चले गए और फिर ये एक लॉलीपॉप दे दिया। कभी कुदरत का निजाम आने लग गया, कभी बारिश का निजाम आने लग गया, कभी आपने ये नारे लगाने लग दिए कि जी भाई देखें जान पर खेल के खेला। और जान पर खेल के खेलना नहीं है, पाकिस्तान को जितवाना है यार। जितवाया क्या है ये तो समझा दे मुझे।